हेलो गाइस, परब के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिव सिंपल बॉडी डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे ही वो मल्टी सेलुलर हैं, पर उनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो क्या होते हैं, वो कहते हैं कि वो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड से भी काम अपना चला सकते हैं। स्पाइरोगायरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। कहते हैं कि जब जो स्पाइरोगायरा है वो मैच्योर हो जाता है, तो कहते हैं वो सिंपल जो है पीसेस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जहाँ ब्रेक अप हो जाता है। दीज पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट, कहते हैं कि जो भी फॉर एग्जाम्पल एक स्पाइरोगायरा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है मैच्योर होने पर। खुद ब खुद ही होगा वैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे पेस्ट हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बेस। तो क्या हुआ, कहते हैं कि जो एक फ्रेगमेंट है ना, वो एक न्यू फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से क्या होगा कि एक जो न्यू फ्रेगमेंट फॉर्म हुए हैं वो स्पाइरोगायरा फिर से बना देगा। कैन वी वर्क आउट फॉर द रीजन दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। कहते हैं कि इसका भी हम रीज़न देखते हैं कि 8.4 एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकला था। आगे इसमें यही बात बताई गई, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू नहीं है, यानी सही नहीं है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। कहते हैं कि वो सिंपली सेल बाय सेल नहीं, इनकी डिवीजन हो जाती। द रीजन इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो मल्टी सेलुलर हम जो ऑर्गेनिज्म है जो हम देख रहे हैं वो रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स हो। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि कहीं से भी रैंडम कलेक्शन उठा दिए जो सभी सिंपल हो ही। इसका कहने का मेनली यही मतलब कि सभी सिंपल नहीं हो सकते। कहीं के बॉडी डिज़ाइन जो यहाँ पे दिया है ना, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड काम कर जाएगा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने पर। कहते हैं कि कहीं भी ऐसे भी होंगे तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे, मल्टी सेलर उससे मल्टी मतलब कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुई, इसमें यही मेनली बात बताई गई है। स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज। जो कहते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं उसको टिश्यूज में मतलब कि पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन किया होता है। द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। जो टिश्यूज होते हैं उनको ऑर्गन पूरा अच्छे तरीके से उनके ऑर्गन बने होते हैं, विच देन हैव टू प्लेस अ डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। कि जो जैसे हमारा हार्ट है उसके टिश्यू जो है यहाँ पे हमारे हार्ट की जगह पे ही होंगे, कार्डियक मसल्स जो होंगे वो हार्ट की जगह पे होंगे, ये थोड़ा ना वो किडनी की जगह चले जाएंगे। इसलिए ये कम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन में मेनली यही बात की गई है। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। कहते हैं कि जो सेल बाय सेल डिवीजन होती है ये इम्प्रैक्टिकल होती है ऐसे सिचुएशन में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू मोर कम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वेज चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। आप मान लीजिए जैसे ह्यूमन्स हैं और जो स्पाइरोगायरा उसमें कितना फंक्शन मतलब कि डिफरेंस है ना। देखो वो उसमें स्पर्म्स भी आ जाते हैं, ओवा भी आ जाता है, एग आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिंपली ये कई बार ब्रेकन डाउन होता है और कई बार क्या होता है कि ऑर्गन से ऐसे फॉर्म हुए होते हैं। ये भी जो सेकंड फॉर्म है मल्टी सेलुलर यानी कम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन वाली, ये भी थोड़ा ह्यूमन से मिलती जुलती है क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized functions। कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, और कहते हैं कि ये सभी बहुत अलग अलग फंक्शन या बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। कहते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में जैसे कि जो रिप्रोडक्शन है वो स्पेसिफिक होती है सेल टाइप में। हाउ इज अ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप। कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हम एक सिंगल सेल से कर सकते हैं इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप्स। कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसा मतलब कि जाति आ गई है उसी ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि जैसे एक अमीबा है उसमें सिर्फ एक ही जो है सेल है, और एक दूसरा अमीबा जिसमें बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ सेल हैं जो कि अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक है। कहते हैं कि ये भी क्या रिप्रोडक्शन कर सकता है अगर वेरिएशन आ गई। दिस इज कैपेबल फॉर ऑफ ग्रोइंग प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर ही ऐसा हो सकता है। रीजनरेशन मैनी फुली रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे अगर सेलुलर लेवल पे जो वो है फ्रेगमेंटेशन ये टिश्यू लेवल पे आ जाता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये बहुत सारा टाइम ले लेता है। ये वाला स्पाइरोगायरा की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल थोड़ी चेंज है, फ्रेगमेंट्स में चेंज होता है। ये ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद ही कट हो जाती है और एक नए ऑर्गेनिज्म जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी ग्रो करता है, मिडिल वाला नीचे वाला सब कुछ इसमें ग्रो करता है। अभी आप देखोगे many fully differentiated organisms such have the ability to grow rise to new individuals
ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। कहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें इतनी क्षमता है कि वो एक मतलब कि जो पार्ट कट हुआ है या कुछ भी हो गया उस पार्ट को वो खुद ब खुद ही ग्रो कर सके। दैट इज़ इफ द इंडिविजुअल somehow cut or broken into many pieces, many of the species grow into separate individuals. For example, simply animal like hydra and planaria can be cut into number of pieces and each piece grow into complex complete organism. For example, कि एक जो जैसे हाइड्रा मान लो या कुछ भी मान लो, आप कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लो, फॉर एग्जांपल कैट ही है। वैसे इसकी कैट एग्जांपल नहीं होगी, वैसे मैं आपको लेकर बता रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक हाइड्रा नहीं देखा है। जैसे कि कैट की हम एक तरफ से उसका जो ऐसा है ऊपर वाला पार्ट हेड रीजन है वो काट दें, और उसका जो पेट वाला रीजन है वो काट दें, और जो पिछली टांगें उसकी और एक पूँछ रहने दें। कहते कि एक ऐसा कर दिया है, और फिर क्या होगा, जो पूँछ वाला रीजन है ना वो आगे को ग्रो करने लगेगा। उससे क्या आएगा, उससे सबसे पहले पेट बनेगा फिर हेड आ जाएगा। जो मिडिल पोर्शन है जो कि पेट वाला था, एक तरफ से क्या होगा, हेड आना शुरू हो जाएगा, एक तरफ से पूँछ आनी शुरू हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल उसका जो फेस वाला पार्ट था वो अकेला ही है, और फिर क्या करेगी, कैट का जो पिछला पार्ट है वो भी खुद का खुद ही जो कि फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रीजनरेशन की एग्जांपल है, ऐसे मैंने आपको समझाई है। वैसे कैट की एग्जांपल आपको लिखनी नहीं है, आपने हाइड्रा लेकर जरूर कर सकते हो। कहते इसमें सेम वही बात बता दी कि प्लेनेरिया का बहुत सारे पार्ट में काट दिया गया है। ये इसको क्या किया गया, रीजनरेशन इसको कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल इसके लिए चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे कौन से सेलों में यूज़ होते हैं, यहाँ पे स्टेम सेल यूज़ होते हैं। दीज सेल जो ये सेल्स हैं ये टूटते हैं, ब्रेकन डाउन होते हैं, और फिर जो है नया ऑर्गेनिज्म जो है मिडल से बी को आगे बताया गया है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है मेन वाला, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाला रीजन है वो सभी पार्ट में ग्रो करेगा, और जो मिडिल वाला है वो ऊपर को भी ग्रो करेगा, नीचे को भी, जो नीचे वाला है वो ऊपर को ग्रो करेगा। ठीक है, ऐसे फिर से 3 ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो है बन जाएंगे सीक्वेंस में। इसमें मेनली यही बताया गया। आगे बर्डिंग आ गई है। बर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता होता है आपको एग्जाम में। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स। देखिए उसमें क्या हुआ था, ये जो हमने अभी पढ़कर हटे हैं, जो रीजनरेशन की उसमें स्टेम सेल, और इसमें क्या है रीजनरेटिव सेल्स। फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन द हाइड्रा अ बर्ड डेवलप as a outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These birds develop into tiny individuals when fully matured. कैसे इसमें मेनली यही बात बताई गई कि ऐसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रा जो होता है ऐसे होता है। कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक ही जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हो रही है, ठीक है, एक ही साइड पे, एक ही पोर्शन पे इतनी ज़्यादा सेल्फ डिवीजन हो जाती है कि वो इतने सेल्स एक ही यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे जहाँ पे मैंने कर्सर अभी रखा है, कहते हैं कि इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं सेल यहाँ पे डिवीजन होने लगती है कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकलने के काबिल हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि हाइड्रा की बात की गई है। ऐसे ही ईस्ट में भी होता है। आप बर्डिंग की एग्जांपल्स में ईस्ट भी लिख सकते हो। और यहाँ पे टेंटेकल्स, यहाँ पे ये वाला बताया गया है, यहाँ पे बर्ड बताया गया है। जब कहते हैं कि ये पूरा अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है, सबसे पहले ऐसा होता है, छोटा सा बर्ड आता है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बर्ड होने लगता है, फिर जब कहते हैं कि पूरा हाइड्रा बन जाता है नीचे इसके एक ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जैसे हमारे मॉम के होते हैं ना, जैसे उसके पेट में बच्चा पलता है, जब पूरा अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, डिटैच होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। इससे खुद ब खुद ही ऐसे यहाँ से उखड़ जाता है, तो वो जो बाकी पोर्शन होता है इसका जो भी होता होगा वो खुद ब खुद ही खुद बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी बॉडी जो है ग्रो कर गई है। आगे हमारा आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू न्यू plant under the appropriate conditions. Unlike in most animals, plant can indeed use such mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting. Layering क्या होता है, for example, अगर हमने ऐसे सबसे पहले इसमें आता है वैसे कटिंग आता है। कटिंग क्या होता है, मेनली कटिंग वो होता है कि जैसे हम रोज़ का प्लांट जो है उसके ऊपर से स्टेम काट दें तो उसको प्लांट सोइल में लगा दें, उसको हम कहते हैं कटिंग। ऐसे ही लेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल एक हमने प्लांट की स्टेम पकड़ी है, जैसे कि हमने उसकी पकड़ ली, क्या कहते हैं, लेमन की पकड़ ली, उसको हमने मिट्टी में दब दिया और ऊपर से उसकी मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। जब हम 1-2 मंथ के बाद ये देखेंगे कि वो खुद ब खुद एक नए प्लांट पे ग्रो हो गया होगा। और ग्राफ्टिंग वो है, एक ऐसे स्लांटली उसको काट दिया गया है और एक पार्ट ऊपर है सियोन, एक सायोन ऐसे नीचे है। ठीक है, ऐसे बताया गया इसमें। वैसे आपको करना नहीं है, बस ऐसे ही आपने याद रख लेना है कि ऐसे भी कुछ होता है। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर फूड अर्लियर देन द produced from seed
कहते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट होते हैं, नए नए फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, कहते हैं कि ये जो सीड होते हैं ना, जैसे हम सीड एक तरफ बीज कर दें और दूसरी तरफ, फॉर एग्जांपल देखिए आप, कटिंग से हमने किया रोज़ की स्टेम, उसकी पहले ही स्टेम बन गई है, बस उसने क्या करना है, रूट्स बनानी है। और जो एक तरफ सीड हमने बोया है वो क्या, उसकी रूट्स भी बनेगी, उसकी स्टेम भी बनेगी, उसका सब कुछ होगा, इसलिए उसको टाइम लग जाएगा। Such methods can make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost capacity to seed produce seed। कहते हैं कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सीड आना ही बंद हो गया, जैसे कि बनाना है, बनाना में बिल्कुल सीड नहीं आता, जैसे मैंगो में इतनी बड़ी सीड आती है ना, बनाना में बिल्कुल कोई भी सीड नहीं आता, तो उसको भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ऐसे बनाया जाता है। कहते हैं ऐसे कई जो होते हैं हमारे प्लांट्स जिसमें सीड नहीं आते, तो इससे उससे ऐसे ही हम ग्रो करवाते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कहते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक और एग्जांपल है कि उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जहाँ तो कई बार बढ़ जाते हैं और जहाँ उतने ही रहते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि जो डिजीज़ फ्री प्लांट है, जो प्लांट नया बनता है ना, उसमें बिल्कुल ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती। यहाँ पे ये दोनों जो हमारी बताई गई हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ही बताई गई हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ये बात मेन ध्यान रखने वाली है, ऐसे एक ब्रायोफाइलम का आपने लीव देखा भी होगा कई बार, उस पर ऐसे ना बर्ड्स ग्रो किए होते हैं, ऐसे लगता है कि प्लांट जो लीव्स है उसके ऊपर ही एक पेड़ ग्रो करने वाला है। तो क्या होता है कि जो बर्ड्स है जो नीचे गिर जाते हैं, जब सोइल पे गिर जाते हैं तो एक न्यू प्लांट को राइज करते हैं, इसको हम कहते हैं बडिंग। इसको भी बडिंग कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ बडिंग, इसको कहते हैं प्लांट्स में बडिंग कहते हैं, और हाइड्रा में जो होती है उसको एनिमल्स में कह देते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स में कह देते हैं। ये लास्ट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ फीमेल चाहिए होती है, जहाँ मेल चाहिए होता है, इसमें ये ही मेनली बताया गया है। इवन इन द मैनी मल्टीसेलुलर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें मेनली मैं ऐसे ही बता दूँ, सबसे पहले रिव्यू दे दूँ। ऐसे एक प्लांट होता है जहाँ, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो गोल सा स्ट्रक्चर बना ना, बॉल लाइक, ये क्या होता है, इसमें स्पोर्स भरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े दाने भरे होते हैं, ठीक है। ये जब नीचे कर, जैसे चाप नहीं होती, वीट की चाप होती है जो पूरा सा बच जाता है, उसको ये ऐसे होते हैं थोड़े से, कि जैसे ब्रेड क्रम्स उनको मिक्सी में करते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं ना, वैसा ही ये बिल्कुल होता है। इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक कोट बना हुआ होता है, ठीक कोट बना होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें मिलियंस ऑफ जो होंगे स्पोर्स होंगे। जब ये नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने पर क्या होगा कि एक नया ये वाला प्लांट राइजोपस जो है फॉर्म हो जाएगा। ये मेनली ब्रेड्स में पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें मेनली यही बताया गया है। जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है ये तभी ग्रो करता है, अगर इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रही तो इसको भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो है थिक कोट की लेयर बनी हुई है। इसको हम हाइफे कहते हैं, ऐसे इसमें बताया गया है, इसको हाइफे कहते हैं, ठीक है। जो ब्रेड मोल्स की ये वाला हाइफे इसको कहते हैं। ये जो डंडियाँ लगी हुई हैं ना, इसको फिलामेंट एक हिसाब का कह सकते हैं, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ये वाले पार्ट को ऊपर वाले। आगे हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी आर आल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इसमें मैंने यही बताया गया है, ठीक है। इसमें आगे बताया गया है हमें, कहते कि न्यू जनरेशन जो है, वी आर आल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। बुल्स अलोन, कहते कि जो बुल्स हैं वो अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो हैंस हैं वो अकेले चिक को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कहते कि इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स are needed to be produce new generation. What is the significance of this sexual mode of reproduction? आदि कहते कि हम कह रहे हैं कि अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया है, क्या जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो काफ़ी नहीं था जो हमारे ऑर्गेनिज्म न्यू रिप्रोड्यूस करने के लिए, और जहाँ कोई लिमिटेशन है, कमी है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमी है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। कमी ये है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा कम आती है, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है कि वेरिएशन आ जाती है अगर जो हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होते, यानी ख़त्म नहीं होती उसकी स्पीसीज। आगे इसमें बताया गया है व्हाट आर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू cells from one involve the copying of DNA as
well as the cellular apparatus, the DNA copying mechanism, as we have a source of variation in the populations of organism, every individual's organism can be protected by variation। इसमें मेनली यही बताया गया है कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम वेरिएशन से मेनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन क्या होते हैं, जो चेंजेस आते हैं बॉडी में। But in a population, variation are useful for ensuring the survival of species. Would therefore make sense of organism came up with the reproductive modes and that allow more and more variation to be generated। कहते कि ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो कम वेरिएशन आएगी, अगर दो पेरेंट से हमारे इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा वेरिएशन आ जाएंगी, और जो ऑर्गेनिज्म है वो रहने के काबिल हो जाएगा, उसमें इतनी क्षमता होगी कि वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो जो वो सह सके। While the DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copying would be able to work with the cellular apparatus and would die। कहते कि फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए कॉपी बनी है, दो डीएनए कॉपी हमें पता है कि बनती हैं। कहते कि अगर एक बन गई ह्यूमन की और एक जानवर किसी और की बन गई, कैसे कैट की बन गई, डॉग की बन गई है, तो क्या होगा कि वो वर्क ही नहीं कर सकेगी। अगर थोड़ी सी उसमें वेरिएशन आनी चाहिए, ये नहीं कि कितनी भर के जब मिलियन ट्रिलियन सालों में वेरिएशन आनी है वो आ जाए, फिर ऐसे कहते हैं कि वो जो डीएनए कॉपी बनेगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट कैन बी स्पीडेड अप। कहते हैं कि जो वेरिएशन लाने का काम है वो कैसे स्पीड अप किया जाए। Each new variation is made in the DNA copying that already has variation accumulated from previous generation। कहते कि DNA कॉपी होती है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वेरिएशन होती है, जो क्योंकि उसमें जैसे मम्मा के मम्मा, मम्मा के मम्मा, मम्मा के मम्मा, ऐसे बहुत सारी वेरिएशन एक से जनरेशन या दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। Thus two different individual in the population would have quite different pattern। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मुस्लिम गर्ल का निकाह कर दिया है एक हिंदू बॉय के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारी वेरिएशन आ जाएंगी। जो मुस्लिम गर्ल में होंगी उसके मम्मा पापा से आएंगी होगी, और हिंदू बॉय जो होगा उसके मम्मा पापा से जो वेरिएशन आई हैं वो अगर तुम्हें मेटिंग करेंगे तो वो बहुत सारा अच्छा, मतलब कि पूरी अच्छी तरीके से वेरिएशन जो है आ जाएगी। मेरे कहने का यही मतलब था। सिंस ऑल ऑफ दिस वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल, इट इज़ एश्योर्ड दैट डू नॉट हैव रियली बैड इफेक्ट। कहते हैं कि इसका कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है। कहते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन वेरिएंट्स के फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये इतना कहते हैं कि डिफरेंट मोड ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इनकॉर्पोरेट सच एज द प्रोसेस ऑफ द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कहते कि जो ये होता है कि डीएनए कंबाइन कर देता है, जो ये वाला हमारा रिप्रोडक्शन का सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मेनली प्रोसेस है। बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी कई बार क्रिएट कर देता है। इफ़ न्यू ईच जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल हैविंग ट्वाइस द नंबर। कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मोम का और एक डैड का उनको फ्यूज़ करवा दिया, मेटिंग करवा दी उनकी, तो क्या होगा कि एक में 23 पेयर हमें पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दोनों अगर 23 क्रोमोसोम्स मिल जाएं फिर कितने हो जाएंगे, 46 पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। 46 पेयर्स हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो हमारा बच्चा पैदा होगा, या उन दोनों का जो मेटिंग करे उनका बच्चा पैदा होगा, कहते हैं कि वो क्या होगा कि वो अब नॉर्मल हो जाएगा ना, उस पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी जहाँ उसका कोई पार्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जो डीएनए कॉपिंग है ना, वो क्या होता है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट से 23 कॉपीज ही उठाते हैं, पेयर नहीं उठाते, ओनली एंड ओनली 23, और फादर से भी 23 और मदर से भी 23 आकर फिर मिलती हैं, और फिर 46 पेयर्स जो है हमारे बन जाते हैं, 23 पेयर्स बन जाते हैं और 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। कहते हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कई बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें जो स्पेशलाइजेशन है टिश्यूज़ की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है लीनिएजेस। ये मैंने आपको करवा दिया कि जर्म सेल्स होते हैं, कैसे जर्म सेल को सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जैसे एग है, ओवा है, स्पर्म है, इसको जर्म सेल्स ही कहते हैं। कहते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है जर्म सेल्स और स्पर्म का। जर्म सेल्स किसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जर्म सेल्स भी कह देते हैं। इसमें मेनली यही बताया गया है कि जो जर्म सेल्स है वो 23 पेयर जो है एक हमारे ऑफस्प्रिंग्स में लेकर जाता है, ये नहीं है कि 46 पेयर ले जाए, ठीक है। आगे ये बताया गया इफ जाइगोट is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organism, then it have sufficient store of energy। इसमें मेनली यही बताया गया कि जो
ओवा होता है, एग होता है, उसमें क्या होता है कि जो फूड है वो स्टोर होता है। फूड किस में स्टोर होता है? एग में। एग क्यों नहीं चल पाता, ये होता है ना कि वाई एग इज नॉन मोटाइल, क्यों नो, ये देखो यहाँ पे इसमें लाइन भी बताई गई है। एग नॉन मोटाइल इसलिए होता है क्योंकि इसमें मेनली वो होता है, उसमें फूड स्टोर होता है, तो वो चल नहीं पाता, जहाँ यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि जो एग सेल है, जो ओवा है, या कुछ भी एग है, उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। और जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, और क्या करता है कि वो मेल के पेनिस से लेकर फीमेल के आगे तक जाता है, वेजिना तक जाता है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें मेनली यही बताया गया है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसमें मेनली ये बताया गया रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर। कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं? ये देखो, स्टेमन है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट इसके पार्ट्स हैं। आगे पिस्टिल है, स्टिग्मा, स्टाइलियन, ओवरी, और ये सेपल्स हैं, पेटल्स है। पेटल जो है कलर्ड होते हैं। पेटल का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स कह रहा हूँ, जो हनी बीस आती है ना हमारे नेक्टर को लेने, या कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। और सेपल्स का फंक्शन मेनली क्या है? ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थोड़ा बहुत खाना भी बनाने में हेल्प करता है। और पिस्टिल और स्टेमन का तो आपको पता ही है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और रिप्रोडक्शन में मेनली हेल्प करते हैं। आगे इसमें यही बताया गया है। स्टेमन और कार्पल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन जो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल जो क्या है, कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल को कार्पल भी कहते हैं, कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। आगे ये बताया गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिनमें जहाँ तो अकेला जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जहाँ अकेला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं? पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल हिबिस्कस और मस्टर्ड। जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जैसे ये इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ये क्या है फिर? बाइसेक्सुअल। फॉर एग्जांपल रोज, ठीक है, रोज क्या होता है? बाइसेक्सुअल होते हैं। आपको डिफरेंस भी आ सकता है एसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में जो कि एजेंट रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो तो दूसरे फ्लावर से लेकर आना पड़ेगा। ये खुद तो चलकर जा नहीं सकता, उसका स्टेमन ले आऊँ मैं, थोड़े से उसके पोलन ग्रेन ले आऊँ, जहाँ उसकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ले आऊँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, एक एजेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि पोलर ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र कर देता है। आप एक एग्जांपल लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, एजेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, ये आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये करवा दिया, जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कहते हैं कि जो पोलर ग्रेन्स होते हैं ना वो येलोइश कलर के होते हैं। अगर आपको किसी प्लांट की जो स्टाइल है स्टिग्मा है, जो कि स्टिकी पार्ट होता है, अगर आप उसको टच करें तो क्या होगा कि आपके हाथ पे भी कुछ वो लग जाएंगे। जो कार्पेल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसका फंक्शन क्या है कि वो मेल के साथ फ्यूज़ कर देती है और क्या कर देती है, न्यू प्लांट्स को क्या देती है, जन्म देती है। वो इसमें आगे ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, आगे ये वाली डायग्राम की बात होने जा रही है। इसमें मेनली ये बताया गया है the swollen part of the ovary, middle elongated part is the style। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है कहते हैं ये ओवरी है, ये स्टाइल है ऊपर वाला, और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होते हैं। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, कहते हैं कि जो ओवरी हैं इसमें ओव्यूल हैं और एक एग सेल भी है, देखो दिया है ना, फीमेल जर्म सेल्स। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल in the ovule। the fusion of germ cell of fertilization gave the zygote which is capable for growing into new plants। एक फॉर एग्जांपल मेल गैमेट आता है, यहाँ से जाता यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एंटर कर जाएगा और एक न्यू फ्लावर जो है हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर चलिजल जो एक टिश्यू जब प्रेजेंट होता है, सेल्स उसका गुच्छा प्रेजेंट होता है, कि वो क्या करता है कि वो अलो नहीं करता कि यहाँ से जा सके, ठीक है। दस द पोलन ग्रेन नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो पोलर ग्रेन है, जैसे कि हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होती है, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है। उसमें क्या होता है कि विंड जहाँ बन जाती है सोर्स पोलर ग्रेन ट्रांसफ़र करने का, जहाँ वाटर बन जाता है या एनिमल। और सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, एक ही प्लांट उसमें स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है, और एक उसी प्लांट में जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्टेमन है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें बताया गया। आफ्टर द पोलन ग्रेन लैंड
स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अगर पोलर ग्रेन जो है स्टिक करेगा स्टिग्मा पे, आगे आगे जाता है, यहाँ से जाएगा चलेजल। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि इसका यहाँ पे गुच्छा है चलेजल जो है हमारा टिश्यूज़ का। आगे मेनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develop a tough coat is gradually converted into seed. The ovary grows rapidly. तो मैंने यही बताया गया कि कौन सा पार्ट किस में डेवलप होता है। अगर ओव्यूल फॉर्म होगा तो ओव्यूल क्या बन जाएगा, एक सीड कोट बन जाएगा या सीड बन जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, ऐसे इसमें मेनली यही बताया गया है। आगे इसमें ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है बताया गया, पूरे अच्छे तरीके से आपको आ सकता है। जर्मिनेशन क्या होती है, ग्रोइंग ऑफ सीड, अगर हम जो सीड है उसको सोइल में बो दें तो क्या होगा, वो प्लांट में बदलना शुरू हो जाएगा। और ये बताया गया कि सीड कैसे बदल सकता है। जो कोटिलेडन का फंक्शन है वो फूड स्टोर होते हैं, फूड को स्टोर कर देते हैं। और जो प्लूम्यूल है वो फ्यूचर शूट होती है, और रेडिकल जो फ्यूचर रूट होता है। ये जो नीचे वाला पार्ट है नई रूट में बदल जाएगा, ऊपर वाला शूट में बदल जाएगा, और खुद ब खुद ही प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली यही बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। So far, we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that are we most of interested, namely human। कहते हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। Humans use a sexual mode of reproduction. How this process work? कहते हैं कि ह्यूमन जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, कहते हैं कि कैसे काम करता है ये देखते हैं। लेट अस बिगिन एन apparently related point. All of us know that our body changes has become older। कहते कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो बॉडी है ना वो बड़ी होती जाती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। और हाइट इंक्रीज, जैसे हमारी हाइट बड़ी हो जाती है, जब हम सेकंड में होते हैं तो हमारी हाइट कुछ और होती है, जब हम 10th में होते हैं तो हमारी हाइट कुछ और होती है। और जो हमारा वेट है, कई बार कईयों का क्या होता है, छोटे होते बहुत ज़्यादा होता है और बड़े को कम हो जाता है, कईयों का बड़े को कम होता है और छोटे तो बहुत ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, वाइस वर्सा। We acquire teeth, we lost the old teeth, so called the milk teeth। acquire once all of, इसमें मैंने यही बताया गया, कहते हैं कि हम जो अपने दांत हैं छोटे होते हैं, हमारे दांत कुछ और होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो बड़े को भी वैसे ही कुछ और आ जाते हैं, नए आ जाते हैं मिल्क टीथ की जगह पे। ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। कहते हैं कि हमारी बॉडी जो बड़ी होने लगती है इन द अर्ली टीनेज कौन सी होती है, 13 से 14, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्शन के काबिल कई बार हो जाते हैं। A whole new set of changes occurs that cannot be explained simply a body as a body larger। कहते हैं कि ऐसे नहीं हम बोल सकते कि बॉडी बड़ी होने लगती है, कहते हैं कि इतने सारे हमारे चेंजेस आते हैं, ऐसे नहीं हम बिल्कुल भी कह सकते कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं होता। कहते हैं इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस प्रोपोर्शन चेंज इन न्यू फीचर अपीयरेंस एंड डू न्यू सेंसेशंस। कहते हैं कि हमारी बॉडी ना बिल्कुल चेंज हो जाती है, नए नए फीचर हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं और नई नई सेंसेशंस आने भी शुरू हो जाती है, फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बॉय एंड गर्ल। कहते हैं कि ये चेंजेस जो हैं कई जो होते हैं बॉयज़ में भी ऐसे ही होते हैं, गर्ल्स में भी ऐसे होते हैं। थिक हेयर ग्रोइंग इन अ न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी एक मेन फंक्शन है। सच एज आर्म पिट, कहते हैं कि हमारी जो बॉडी में ना थिक हेयर आने लगते हैं, जैसे कि आर्म पिट्स के नीचे। ठीक है, जेनिटल एरिया बिटवीन थाइस, जिसको हम प्यूबिक रीजन भी कह सकते हैं, जेनिटल एरिया। ठीक है, थाइस वाले रीजन को, विच कैन बी आल्सो बिकम डार्क इन कलर। कहते हैं कि वो डार्क होने लगता है कलर में जब वो हमारे बाल आ जाते हैं। ठीक है, थिनर हेयर आल्सो अपीयर ऑन द लेग, हमारी लेग पे भी जो क्या होता है बाल आने शुरू हो जाते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली, हमारी जो स्किन है सुबह सुबह अगर हम उठते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी ऑयली हो जाती है, जब हम जितने बड़े होते हैं पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में नए नए चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि और अगर हम चेंजेस देखें ऑन द अदर हैंड देयर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन। कहते हैं कि कई चेंजेस ऐसे हैं जो कि गर्ल्स में कुछ और होते हैं, बॉयज़ में कुछ और होते हैं। जो ब्रेस्ट का साइज़ है, छाती होती है उसकी थोड़ी बड़ी होने लगती है गर्ल्स की। कहते हैं कि जो निप्पल्स हैं वो डार्क होने लगते हैं ब्रेस्ट के। आल्सो द गर्ल बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, एंड कहते हैं कि जो गर्ल है ना वो रिप्रोडक्शन के काबिल भी हो जाती है। एंड वी हैव थिक हेयर, कहते हैं कि गर्ल्स के जो ना फेस पे थिक थिक हेयर आने लगने शुरू हो जाते हैं। और जो बॉयज़ में ये बताया गया कि जो बॉयज़ के बियर्ड आ जाती है, मुस्टैच आ जाती है, कहते हैं कि बॉयज़ के ऐसा हो जाता है। और जो बॉयज़ की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा भारी होनी शुरू हो जाती है। और तो कहते हैं कि जो पेनिस है ना वो बहुत मतलब कि बड़ा होना शुरू हो जाता है। और मीन्स टू से डैट कि वो क्या होता है कि वो हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन तब कर सकते हैं
All of these changes taking place slowly over a period of months and year. They do not happen at all and same time in same person, nor do they happen at the exact age. कहते हैं कई बार क्या होता है कि जो ये चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, कई बार कहते हैं कि कई बच्चों के छोटे होते ही आ जाते हैं, यानी 5th 6th में आ जाते हैं, कईयों के 9th में आते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं कि चेंजेस आते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बढ़िया को जब शादी हो तो ये वाले चेंजेस तब भी दिखें, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट एज नहीं है कोई कि ये तब भी आएंगे, ठीक है। इसमें आगे ये बताया कि इन सम पीपल दे हैपन इन अर्ली, कहते हैं कई में जल्दी भी आ जाते हैं और पहले आ जाते हैं, और कई में बहुत स्लोली आते हैं और लेट भी आते हैं। आल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम क्विकली आइदर, सो फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन द बॉयज अपीयर एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट। कहते हैं कि जो बॉयज़ के सबसे पहले जो हेयर्स आते हैं वो ऐसे बिखरे बिखरे से होते हैं, पर बाद में क्या होता है कि यूनिफॉर्म होने लगती हैं, अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड जो है आने शुरू हो जाते हैं, हर एक जगह पे पूरे यूनिफॉर्म तरीके से आते हैं। All these changes show difference between people, just as we have differentiated noses and fingers, so we have also different pattern of hair growth or size and shape of breast और penis। कहते हैं कि ये बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक मैन है और सभी मेंस के ऐसे ही चेंजेस आएंगे, सभी के इतने मतलब कि जो बॉडी की फिजिक है वो ऐसे ही हो। कहते हैं कि कईयों की चेंज भी हो सकती है, ठीक है। इसमें मेनली यही बात जो है बताई गई है। आगे हम देखते हैं वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। ठीक है, कहते हैं कि बॉडी जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करती है ये वाली एज पे आकर। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल इन मल्टीसेलर बॉडीज़। कहते हैं कि हमने ये बात पढ़ी है कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं बॉडी में, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से मेनली जो बात होती है ये वाली मेंस्ट्रुएशन जो आने शुरू हो जाती है गर्ल्स में, और जो बॉयज़ का जो स्पर्म है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। मेरी इसमें यही बात बताई गई है, ठीक है। इसमें मेरी यही बात बताई गई है। आगे बताया गया द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कहते हैं कि जर्म सेल का पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रिप्रोडक्शन में। आगे ये बताए गए वी हैव सीन दैट अ प्लांट डेवलप स्पेशल टिश्यूज टाइप ऑफ क्रिएट देम। ह्यूमन बीइंग आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस। हाउएवर while the body of the individual growing to adult size, the resources क्या होता है, कहते हैं कि जो बॉयज़ के मतलब कि डिफरेंट चेंजेस, इसमें मेनली यही बात बताई गई है कि जो बॉयज़ में भी डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और गर्ल्स के में भी डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि डिफरेंट जो एज में अजीब हो जाते हैं। कहते हैं कि रिसोर्सेज जो बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं वो डिफरेंट आने लगते हैं। However, while the body of the individual organism is growing to adult size, इसमें मेरे को करना क्या है कि जो एक आपको प्यूबर्टी की जो डेफिनेशन है वो लर्न कर लेनी है। प्यूबर्टी की डेफिनेशन दी गई है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज आ जाती है जब जो मेल और फीमेल है वो क्या करने के काबिल हो जाता है, रिप्रोडक्शन करने के एक हिसाब के वो क्या हो जाता है कि पूरा मैच्योर हो जाता है अच्छे तरीके से। सो हाउ to all the changes that we have talked about linked to the reproductive process, we must remember that the sexual mode of reproduction means that the germ cell from two individuals have to join together। कहते कि हम कैसे कह सकते हैं जो लिंक लें कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है जर्म सेल्स के टू इंडिविजुअल को ज्वाइन करके ऐसे उस पर कैसे कनेक्शन है। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कहते कि ऐसे जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है ऐसे ही जर्म सेल इसमें भी रिलीज हो जाता है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल। कहते हैं कि ऐसे भी हो सकता है इंटरनल ट्रांसफर करने के लिए जब दो मेल और फीमेल जो बॉडी ज्वाइन करके भी ऐसे कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो सकते हैं। आगे देखते हैं पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग। Their state of sexual maturity must be identified by the another individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth pattern, are signals that sexual maturation is taking place। कहते कि जब जो बॉडी ज्वाइन करते हैं तो कहते कि ऐसे हम जो कि जर्म सेल्स हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहते हैं कि प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि न्यू हेयर ग्रोथ आने लगते हैं, हमारे लेग्स पे आने लगते हैं, आर्म पिट्स में, थाइस में आने लगते हैं। कहते हैं कि ये जो एक सिग्नल है कि हाँ हम सेक्सुअल मैच्योरेशन के पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के काबिल हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन द पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट। कहते हैं कि ये जर्म सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी
बहुत एक स्पेशल जो है हमारी टाइप के ऑर्गन हमारी बॉडी में होने चाहिए, सच एज पेनिस व्हेन इट इज़ कैपेबल फॉर बिकमिंग इरेक्ट। इन मैमल सच एज ह्यूमन द बेबी इज़ कैरिड बाय इन द मदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कहते कि ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि पेनिस हैं। अगर मदर के वॉम में जो है बच्चा मतलब कि बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए तो वो यूट्रस भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यूट्रस ही इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं हो सकती। अगर तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, फीमेल भी साथ में ही मैंने आपको बताया कि 2 वीडियो हमारी बनाई हुई है। मैंने आपको 5 मार्क्स में ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन आ जाते होते हैं, इसलिए आप वो भी जाकर देख लीजिए। आपको पूरा अच्छी तरीके से वहाँ पे डिटेल में बताया गया है, इतना ज़्यादा बुक में नहीं दिया गया है, ये पहले आप देख लीजिए। The male reproductive system consists of portion which produce a germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of reproduction। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि जर्म सेल रिलीज करते हैं, जैसे कि पेनिस, और जर्म सेल ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ये जाता है वास्ते फंस जाता है, ऐसे बहुत सारे कहते हैं कि जो कि ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लड ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। कहते हैं कि जो स्पर्म बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर बॉडी ग्रोथ। कहते कि जो क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी यानी स्क्रोटम जो यहाँ पे दिया गया है, कहते कि बॉडी के थोड़े पाउचलेट स्ट्रक्चर में जो हमारे टेस्टिस से वो प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को जो टेस्टिस फॉर्मेशन करने के लिए 2 से 3 डिग्री हमारी बॉडी से टेम्परेचर लो चाहिए होता है, और स्क्रोटम में ऐसा हो सकता है। अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी से टेम्परेचर कम होगा तो ही जो क्या हो सकते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। कहते हैं कि जो टेस्टिस है वो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो वो होता है, कहते हैं कि जो टेस्टिस है ना वो अपना हार्मोन रिलीज़ करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए जो है ये टेस्टिस भी ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे मैंने बताया गया है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टिस जो ये प्ले करता है क्रूशियल रोल। टेस्टिस का रोल क्या है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करना हो, क्या करना, स्पर्म को रिलीज़ करना। द स्पर्म फॉर्म द डिलीवर्ड टू द वास्ट फॉर्म्स। कहते हैं कि जो वास्ट फॉर्म से जो स्पर्म है डिलीवर हो जाते हैं, कहते हैं कि यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक ट्यूब है, द बोथ द यूरेथ्रा द फॉर्म ऑफ कॉमन पैसेज। कहते हैं कि यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज बना देता है स्पर्म और यूरिन के लिए। Along the path of the vas deferens, glands like prostate gland and seminal vesicles add their secretion to the sperm, are now in fluid which make the transport easier, and this fluid also provide nutrition. The sperm are tiny body that consists of genetic material, long tail that help to move toward the female germ cells। इसमें मैंने ये बात बताई गई है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड और वास्ट डिफरेंस में ऐसे कुछ सेमिनल वेसिकल्स जो हैं जाते जाते ऐसे ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन जो है स्पर्म में डाल देते हैं, और क्या होता है कि वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले वो थोड़ा थिक होता है, पर जब वो थोड़ा फ्लूइड डल जाता है जैसे कि सेमिनल वेसिकल से या प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो उसके ट्रांसफ़र होना बहुत ईजी हो जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई है तो फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज। कहते हैं कि जो फीमेल जर्म सेल्स हैं ये देखो ओवरीज की आपको यहाँ पे दी भी गई है, आप पहले डायग्राम अच्छे तरीके से ऐसे देख सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। जैसे हार्मोन्स कहते हैं कि ये हार्मोन्स रिलीज करने के लिए काम आता है, जैसा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आगे इसमें ये मैंने ये बताया गया है व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर eggs। On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by the one of the ovary. The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or fallopian tube। इसमें मैंने यही बात बताई गई है कि जब गर्ल बोर्न होती है तो तभी इसमें बहुत सारे इमेच्योर जो एग है वो प्रेजेंट होते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है प्यूबर्टी की एज पे आ जाती है, जब वो रिप्रोडक्शन की करने की एज में आ जाती है, जब वो ऑफ स्प्रिंग लेने के काबिल हो जाती है, तो क्या होता है कि वो ओवरीज जो है हर महीने एक ओवरी देना शुरू कर देती है। अगर एक ओवरी ने जनवरी में दिया और दूसरी ओवरी क्या करेगी, फरवरी में देगी, ऐसे एक चलता रहता है एक प्रोसीजर। कहते कि अगर जो हमें उसको जो एग रिलीज हुआ उसको या स्पर्म मिल जाए तो वो क्या कर देंगे, फ्यूज कर जाएंगे, तो क्या होगा, स्पर्म कहाँ से जाएगा, यहाँ पे देखो आपको डायग्राम से क्लियर होगा।
सबसे पहले स्पर्म वेजिना में एंटर करेगा, फिर सर्विक्स से जाता हुआ यूट्रस से जाता हुआ या फिलोपियन ट्यूब में जो हम फर्टिलाइजेशन ऑफ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यूट्रस में। इसमें यही बात बताई गई है। आगे आपको यूट्रस की डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूट्रस, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। आगे हम 9th लाइन में इसको रीड करते हैं। व्हेन अ गर्ल इज़ बोर्न, ठीक है, इसमें मेनली ये बताया गया, कहते हैं कि जब गर्ल जो बोर्न होती है मेनली, तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो इमेच्योर एग्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इमेच्योर यानी जो मैच्योर नहीं हुए होते, ठीक है। मैच्योर नहीं मतलब इसका क्या है कि मैच्योर नहीं है, मतलब इसका ये है कि जो एग्स है ना वो अभी रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं है, चाहे वो उसके पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर जो प्रेजेंट है, ओवरीज में प्रेजेंट है मेनली पेट, ठीक है। कहने का मतलब यही था, चाहे वो प्रेजेंट हैं पर वो क्या करते हैं कि वो मेनली इमेच्योर होते हैं, ठीक है, इमेच्योर। आगे हम देख लेते हैं। सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय द ओवरीज। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ओवरी है, फर्स्ट सबसे पहले ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम ये, फिर थर्ड टाइम ये, फोर्थ टाइम ये। ऐसे जो पीरियड है कहते हैं ये चलता ही रहता है रेगुलरली, ठीक है। अगर इसने मैंने ये बताया गया आपको, मैंने ये पहले भी करवा दिया, एक बार मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ कि जो यूट्रस है उसकी डेफिनेशन क्या है। इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूट्रस, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द यूट्रस ओपन इनटू वेजिना यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग। ये फिर से वही बात कहते हैं कि जो ये एग कैरिड किया जाता है ये थिन ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा। कहते हैं कि जो ओविडक्ट्स हैं, ये ओविडक्ट्स होते हैं वो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, मदर की वूम को भी यूट्रस कहते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजिना थ्रू सर्विक्स। ये देखो हो रहा है ना, ये यूट्रस है, नीचे सर्विक्स आ गए, ये देखो ये सर्विक्स है, ये वेजिना है, ये यूट्रस है। इतना सा देखो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया है, आगे मैंने ये बताया गया द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट्स वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। देखो यहाँ पे इसमें मेनली क्या बताया गया है, इसमें मेनली ये बताया गया, कहते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग जो स्पर्म होते हैं वो वेजिनल पैसेज में क्या करते हैं, जो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वेजिनल पैसेज में इंटरकोर्स के द्वारा जो है वो ट्रैवल करते हैं। मेनली वो कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो ट्रैवल करते हैं, एंड ओविडक्ट्स में कहते हैं कि वो रीच करते हैं व्हेन दे में इनकाउंटर द एग। कहते हैं कि अगर एग जो रिलीज हो गया हो, अगर एग रिलीज है और स्पर्म भी आ गया तो रिप्रोडक्शन होने के चांस जो है पक्के हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ऑफस्प्रिंग आना है वो पक्का है अगर वो प्यूबर्टी की एज में आ गई है, ठीक है। इसमें मेनली यही बताया गया। The fertilized egg, the zygote, get implanted in the line of uterus and start dividing. We have seen in earlier sections that the mother body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive the nurture the growing embryo. The line thickens and is richly supplied by blood vessel to nourish the growing embryo. इसमें मैंने ये बताया गया कि जो अंदर वोम के अंदर जो होता है ना बहुत थिक और स्पॉन्जी लाइन बन जाती है जो कि ब्लड वेसल से पूरी फिल्ड होती है। जब अब आप देखिए खुद की एग्जांपल लीजिए कि अगर हम होते हैं तो हमारी कितनी केयर की जाती है, बाहर की हमें सिरहाने दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत हमें पूरा कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है, कंफर्ट जोन होता है। ऐसे यूट्रस में होता है कंफर्ट जोन होता है। अगर वो पत्थरों की तरह बहुत सख्त होगा अंदर से तो बच्चे का वहाँ पर 9 मंथ्स तो उसने मतलब निकालनी है, पूरा 1 साल ही ऐसे निकालना है, तो वो कैसे निकालेगा, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अगर स्पॉन्जी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बच्चे की डेथ होने के भी चांस हो सकते हैं। यही इसमें मेनली बताया गया। The embryo get nutrition from the mother blood with the help of special tissue called placenta. प्लेसेंटा का मेनली क्या फंक्शन है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है कि जो हमारे बच्चा होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, उसको खाना प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसकी वेस्ट मटेरियल बॉडी से उसके निकालता भी है। कहते हैं कि डिस्क होती है कि सांप की जो कि यूट्रिन वॉल में जो है एम्बेडेड होती है यानी फिक्स होती है,
कहते हैं कि इसमें जो है विलाई आपने पहले भी पढ़ा है, जो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है। विलाई कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों होती हैं? अगर खाना जाए तो उसके ऑफ स्प्रिंग में एम्ब्रियो में अच्छा खाना जाए, अगर उसमें वेस्ट निकले तो वेस्ट भी पूरी अच्छे तरीके से ही निकल जाए। इसका मेनली यही फंक्शन है विलाई का यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो क्या होता है कि बच्चे का जो ऑक्सीजन है वो उसको मदर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और हाँ, एक चीज़ ये मेन है कि जब बच्चा पूरा अच्छी तरीके से पल जाता है, रेडी हो जाता है, जब उसकी और लेडी की डिलीवरी होने वाली होती है, तो क्या होता है कि पेट में रिदमिक कंट्रैक्शन होती है और यूट्रस ऐसे लगता है कि पेट फटने वाला है, ऐसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसलिए इसमें मैंने बताया गया है कि इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको जो 9 मंथ का पीरियड उसको जेस्टेशन पीरियड ही कहते हैं, ठीक है। वट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। कहते हैं कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है? कहते हैं कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है कि वो एक दिन के लिए ऐसे रहता है। अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या कर जाएगी, जो यूट्रस है उसने तो अपने आप को प्रिपेयर करना ही है, जैसे इसकी स्पॉन्जी लाइनिंग बनानी है, ब्लड वेसल से फिल्ड होगी पूरी, तो फिर क्या वो करेगी, दस इस लाइनिंग बिकम एन थिक एंड स्पॉन्जी। दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस. Now, however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly break and come out through the vagina as blood and mucus. This cycle plays roughly every month is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. इसमें क्या होता है कि जो लेडी की वेजिना होती है उसमें बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। क्यों निकलना शुरू हो जाता है? क्योंकि जो उसमें यूट्रस होता है उसने अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से वेल मैनेज प्रिपेयर किया होता है, ब्लड वेसल से फिल की होती है स्पॉन्जी लाइनिंग उसकी। और जब वो किसी काम की नहीं है तो वो यूट्रस में क्या कर रही है, उसको लेडी की वो की एनर्जी वेस्ट हो रही है, फिर क्या करेगी, वो खुद ब खुद ही टूट कर ब्रेकअप हो गए, जो क्या हो जाएगा, वेजिना से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये जो पीरियड है इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और ये 2 से 8 दिन तक रहता है। आगे कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसलिए इसमें मेनली यही बताया गया है, एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act for having and bringing up children. How do we decide if the body of the mind or the mind is ready for this major responsibility? All of us are under many conditions. इसमें मेनली कुछ नहीं बताया, आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ऐसे ही फालतू की इसमें बातें लिखी गई हैं कि हम जब बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाते हैं, जब हम प्यूबर्टी की एज पे आ जाते हैं, तो हमें कब बच्चे पैदा करने चाहिए, कब शादी करनी चाहिए, हमें बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कि हम शादी कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, ये आपको खुद से ही पता है, ठीक है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट। कहते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी से भी प्रेशर होता है कि जो हमें फैमिली प्लानिंग पूरे अच्छे तरीके से करनी चाहिए। कहते हैं कि जो चॉइसेस बनाना है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। आगे इसमें मेनली ये बताया गया, यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ वेरी इंटीमेट, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बताया गया है। कहते हैं इसमें ही मेनली ऊपर वाली लाइनें में बताया गया कि क्लास 9th में भी कहते हैं कि हम क्लास 9th में भी पढ़ा है कि जो डिजीज़ से ट्रांसमिट हो जाती हैं। कहते हैं कि हमें सेक्सुअल एक्ट नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कई जो डिजीज़ हैं वो क्या होती हैं कि जो वायरस डिसीज़ भी आ जाती हैं, जो क्या है बैक्टीरियल डिजीज़ भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकती हैं। कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया और साइफिलिस, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, और वायरल इन्फेक्शन लाइक वार्ड्स एंड HIV, ठीक है, HIV एड्स को कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हमें कॉन्डम यूज़ करना चाहिए जो कि पेनिस पे एक कवर की तरह एक्ट करता है। तो कहते हैं कि इन्फेक्शन से वो बहुत ज़्यादा बचाता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को होने से भी बचाता है। आगे हम देखते हैं, द सेक्सुअल एक्ट always has the potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demand on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, मैंने कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं करनी है और रिप्रोडक्टिव करनी है, यानी रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट करना चाहते हैं, पर हम क्या करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो क्या होता है हमने क्या करना चाहिए। कहते हैं बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं, मैकेनिकल बैरियर बताए गए हैं, ठीक है। कहते हैं कि उससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये हम देखते हैं कि कौन कौन से जो मैकेनिकल बैरियर है वो हम यूज़ करने चाहिए। तो कॉन्डम की बात की गई है। कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग बोन इन द वेजिना कैन सर्व दिस पर्पस। कहते हैं कि ये जो कॉन्डम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन प्ले करते हैं।
Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance so that egg are not released and fertilization cannot occur. कहते हैं कि हमें ये ऐसा भी सोच लेना चाहिए कि जैसे हमने पहले चार्ट बना लेना चाहिए कि पिछले महीने हम कब जो है हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया था। फॉर एग्जांपल आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 15 को आया था, तो हमें सेक्सुअल एक्ट करना चाहिए 2 को कर लेना चाहिए। 2 को कर लिए स्पर्म की जो डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो भी 1 to 2 डेज ही स्पेंड कर पाता है। जैसे हम कहते हैं कि चार्ट हो सकता है, पर इसका क्या है कि कोई चांस नहीं है। कई बार क्या हो जाए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसी दिन ही हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। कहते हैं कि कुछ ड्रग्स हैं और पिल्स है कि जो हम ओरली ले सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, तो क्या होगा, तब भी प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसमें मैंने यही बताया गया। कहते हैं कॉपर टी और लूप टी भी जो यूट्रस में रखी जाती है, कहते हैं कि ये भी प्रेगनेंसी से बचाती हैं। और कहते हैं कि ये इसकी प्रॉब्लम है कि यूट्रस में इरिटेशन होने लगती है। कहते हैं कि जो मेल का वास्ट डिफरेंस है उसमें भी क्या होता है कि उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी इसका रास्ता ही बंद कर देते हैं स्पर्म से इधर जाने का उधर जाने का। और फेलोपियन ट्यूब का क्या होता है कि एग उसको भी ब्लॉक कर देते हैं और एग भी इधर से उधर नहीं जा पाता है। कहते हैं कि सर्जिकल मेथड भी ऐसे ही यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने यही बताया गया जो मैंने आपको बता दिया कि उसको क्या करते हैं, इसके पूरे अच्छे तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी हम इसको मेल में कहते हैं, वेसिक क्यों कहते हैं, वास्ट डिफरेंस से। और इसको ट्यूबक्टोमी कहते हैं, ट्यूबक्टोमी इन फीमेल। ट्यूबक्टोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब भी जो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे ही होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, परब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और आप कौन सी वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।